So guys, now you are supposed to understand what is the 2 years journey of ICADians at ICAD. फिर वो जेई का स्टूडेंट हो, एडवांस का, जेई मेन का स्टूडेंट हो, सीईटी का स्टूडेंट हो या तो नीट का स्टूडेंट हो। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है, आपको एंड टू एंड पूरी प्रोसेस मालूम होनी चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली भी कोई भी चीज़ बता पाएँ। ओके। और ये जितनी बार आप स्लाइड्स बार बार देखोगे रट लो इसको। ओके। सो नाउ कमिंग डाउन टू द एक्चुअल जर्नी। पहले 1-2 वीक जब बच्चे आते हैं तो टू बी वेरी फ्रैंक उनको एमसीक्यू की आदत ही नहीं है। उन्होंने 10वीं तक जो साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, राइट, पहले उसी पे 2 वीक्स हम प्री रिक्विजिट लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी तुमने साइंस मैथमेटिक्स पढ़ा है वो थोड़े जेई या नीट इस ट्यूनिंग में लाते हैं, उसी पे एमसीक्यूज़ बनाते हैं और उसी पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि 10 तक आप जो भी सिलेबस हुआ है वो जेई और नीट के ट्यूनिंग में आ जाए। तो ये प्री रिक्विजिट होता है पहले 2 वीक्स में। ओके। तो ये पीसीएम पीसीबी का 10th का अगर मैं बोलूँगा तो सिर्फ 10th का जो भी अपन ने कवर किया है वो पूरा इसमें आता है। तो 2 वीक्स अभी बच्चे ट्यूनिंग में आ गए और उसके बाद एक्चुअल जेई का और नीट का सिलेबस शुरू होता है। ओके। सो अप्रैल फर्स्ट 2 वीक्स में हो गया, जनवरी तक 11 तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फरवरी टू सितंबर एंड तक आईकैड का पूरा 12th का सिलेबस अक्रॉस ऑल द सेंटर्स कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक सेंटर लैगिंग हो रहा है, किसी का अक्टूबर में जा रहा है, किसी का नवंबर में जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हर मंथ एंड में उसका ऑडिट होता है। जो भी सिलेबस से 1-2 लेक्चर कम ज़्यादा होगा उसको कंप्लीट करना पड़ता है और प्रोसीड करना पड़ता है। तो सितंबर एंड तक 11th का सिलेबस यानी 11th तक जितने टॉपिक है वो सिलेबस, लेकिन वो जेई एडवांस लेवल तक जाएगा, जेईई नीट लेवल तक जाएगा। ओके। और आपको एक समझना पड़ेगा 11th और 12th के टॉपिक्स, जेई के टॉपिक्स और नीट के टॉपिक्स सब सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। ओके। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 11th तक हो गया यानी 11th तक जितने भी टॉपिक है वो हो गए, 12th तक जितने भी टॉपिक है वो हो गए, यानी सिलेबस कंप्लीट हो गया जेई और नीट का सितंबर एंड में। और अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड 15 डेज ऑफ जनवरी यहाँ तक रैंक बूस्टर टेस्टिंग प्रोग्राम होगा मेंस के लिए, जिसमें रिवीजन्स कराई जाएंगी और मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी। अगर वो बच्चा नीट का होगा तो रिवीजन कराई जाएंगी और नीट की टेस्ट सीरीज होंगी। पार्ट टेस्ट पहले होंगे, बाद में फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये हो गया रैंक बूस्टर टेस्टिंग प्रोग्राम, जिसमें बच्चों के नॉर्मली जेई का बच्चा है तो नॉर्मली 30 से 40 मार्क्स बढ़ने चाहिए। ओके, या बढ़ते हैं। और जो नीट का बच्चा है उसके नॉर्मली 50 से 100 मार्क बढ़ते हैं ये रैंक बूस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो और उसके बाद लास्ट पॉइंट कि ठीक है, ये तो मेन की बात बताई मैंने। सितंबर के बाद अक्टूबर टू मई में अगर मैं नीट की बात करूं तो उसमें भी रैंक बूस्टर प्रोग्राम हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई। जेईई मेन की भी टेस्ट सीरीज रैंक बूस्टर प्रोग्राम हो गया। जैसे ही जेईई मेन फर्स्ट फेज हो जाता है जनवरी में और हमको पता चल जाता है भैया इन्होंने सबने 99 परसेंटाइल क्रॉस कर लिया, 98% अच्छे कॉलेज में अभी इनका एडमिशन होने वाला है, तो हम उनको बोलते हैं भैया अभी तुम जेईई मेन सेकंड फेज़ के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्टली जेईई एडवांस के लिए जाओ जो मई में होने वाली है। तो सीधा जनवरी से लेके यानी फरवरी से लेके तो मई तक बच्चे बोर्ड पढ़ेंगे या तो फिर जेईई एडवांस पढ़ते हैं। और जिनका कम रह गया तो उनको बोलेंगे जेईई मेन जाओ, तो वो जेईई मेन की पढ़ाई करेंगे और अप्रैल में जेईई मेन का सेकंड फेज देंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जनवरी में फर्स्ट फेज हो गया जेईई मेन का, दूसरा फेज है अप्रैल में। जिनको कम मार्क मिल गए, जेईई मेन में अच्छा नहीं कर गए फर्स्ट फेज में, वो अप्रैल का फेज देंगे मेन का।
और जिन्होंने अच्छा किया हुआ है वो लोग सिर्फ और सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, एडवांस्ड, ये लोग एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, और नीट के लिए क्या कर रहे हैं अपन? वही रैंक बूस्टर टेस्टिंग प्रोग्राम अक्टूबर से शुरू हो रहा है, रिवीजन शुरू हो रही है, पार्ट टेस्ट होंगे, बाद में दिसंबर के आसपास फुल लेंथ टेस्ट शुरू होंगे और मई तक चलते रहेंगे, जब तक मई के फर्स्ट वीक में नॉर्मली जेईई मेन होती है और मई के थर्ड वीक में नॉर्मली जेईई एडवांस्ड होती है। इतना ध्यान में रखना। ओके, सो दिस इज द स्टूडेंट जर्नी एज सच। इसको थोड़ी और अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं। प्री रिक्विजिट पहले 2 वीक, 11 तक का सिलेबस जनवरी तक, 12 तक का सिलेबस सितंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें जेईई मेन की रिवीजन, जेईई की रिवीजन, जेईई मेन की टेस्ट सीरीज, जेईई मेन के बाद एडवांस्ड रिवीजन, पूरा एडवांस की टेस्ट सीरीज। साथ साथ में जो नीचे वाले बच्चे हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, वो एडवांस के लिए नहीं जा रहे, उनके लिए सीईटी की टेस्ट सीरीज। तो सीईटी भी कंप्लीट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये 2 इसमें मेन भी हो रहा है और सीईटी भी हो रहा है ये पूरे मंथ में, ये मैं अपन अगली बार देखेंगे। ओके, सो द थिंग इज प्री रिक्विजिट 11, 12 एंड देन रैंक बूस्टर टेस्टिंग प्रोग्राम एज सच। तो ये मोटा मोटा पूरा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट जर्नी का। नाउ कमिंग डाउन टू द, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। प्री रिक्विजिट जैसे मैंने बता दिया, भैया 10वीं तक तुमको ट्यूनिंग ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस का प्रॉपर। 10वीं तक तुमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, तो थोड़ा ट्यूनिंग लाते हैं 15 दिन प्री रिक्विजिट पूरा करा के, तब बच्चे नीट और जेईई के प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे 2 वीक के बाद। ओके, तो हमको ये भी है कि 3 क्लासेस पर डे क्यों नहीं लेते हैं, हम 2 क्लासेस ही पर डे लेते हैं, 1.5 घंटे का एक क्लास। सिंपल है कि जो भी 1.5 घंटे का एक क्लास होगा, फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स या मैथमेटिक्स होगा या बायोलॉजी होगा, वॉट एवर इट इज, 2 क्लासेस, हर क्लास के पीछे बच्चे को 3 से 4 घंटे पढ़ना होता है। तो जब हम 2 क्लासेस लेते हैं तो इसका मतलब है उसको 6 से 8 घंटा पढ़ना है। जो बहुत ही टॉप रैंकर होगा वो 8-9 घंटे पढ़ेगा, जो नीचे वाला बच्चा होगा वो 4-5 घंटे पढ़ेगा, रेगुलरली प्रॉपरली पढ़ेगा। ओके, इससे ज़्यादा क्लासेस ले नहीं सकते, क्योंकि 3 क्लास लेंगे तो 12 घंटे कहाँ से लाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, प्रॉपरली आईकैट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर दिन 2 क्लासेस होंगे और 2 क्लासेस से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कम से कम उसने 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ओके, क्लियर? नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। प्रीरिक्विजिट रेगुलर क्लासेस, एक दिन में सिर्फ एंड सिर्फ 2 क्लासेस and respective 7 to 8 hour studies. Coming down to the examination, हर महीने 2 एग्ज़ाम होती है। पहली होती है कैट, यानी महीने भर में जितना सिलेबस बच्चों ने किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उतना सिलेबस कैट में होता है। और वैसे ही अगर ये तो कैट का हो गया, चलो, तो हर महीने कैट होंगी, हर महीने वो महीने का सिलेबस कवर किया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द आरटी। व्हाट इज आरटी? रिवीजन टेस्ट। अगर मेरा सिखाना या पढ़ाना हमारा अप्रैल से शुरू हुआ, तो मई तक, अप्रैल मई एंड तक, सपोज 2 महीने हो गया है, तो मई में जो आरटी होंगी वो पहली आरटी होंगी, 2 महीने का कोर्स उसमें रहेगा। जून में जो आरटी होगी वो दूसरी आरटी रहेंगी, पूरे 3 महीने का, अप्रैल मई जून पूरा कोर्स उसमें रहेगा। दिसंबर में अगर आरटी होती है तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जितना कोर्स कंप्लीट हुआ वो पूरा कोर्स उसमें रहेगा। और इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आरटी बहुत लोग नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते कि स्कोर कम आता है। स्कोर कम आता है इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, 7-7 दिन के टेस्ट लेते हैं।
तो बच्चों का स्कोर ज़्यादा आता है, वो अपने आप को समझता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है, बाद में एक्चुअल एग्जामिनेशन में कम आता है। तो ऐसे कोई भी माल प्रैक्टिसेस ICAT नहीं करता। दिसंबर तक जितना कोर्स हुआ वो दिसंबर की आरटी में आएगा, अगले साल के सितंबर तक जितना कोर्स हुआ 2 साल का वो सितंबर की आरटी में आएगा, और अक्टूबर से पूरी फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएंगी उसकी। तो उसको ऑलरेडी रिवीजन करने की आदत है, रोज़ रिवीजन करने की आदत है, और उसको ऑलरेडी इतना बड़े सिलेबस पे टेस्ट देने की आदत है। तो आरटी कम से कम 10-11 आरटी दे चुका है ये, वो 10-11 आरटी नहीं, ज़्यादा 18 आरटी दे चुका है वो पूरे 18 महीने में, एंड दैट इज़ ह्यूज एज सच। सो दे आर ट्यून्ड विद द कैट एंड आरटी। अदर्स क्या कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया, उनको सिर्फ दिखाना रहता है मेरे टेस्ट में स्कोर ज़्यादा आ रहा है, तो वो 7-7 दिन के सिलेबस पे टेस्ट देते हैं, बच्चों का स्कोर ज़्यादा आता है, लेकिन फाइनली उनका स्कोर डूबता है। नाउ कमिंग डाउन टू द, और नॉर्मली आरटी में जो स्कोर आता है आखिरी आरटी में सितंबर अक्टूबर में, उससे आप समझ लो जेईई मेन में कम से कम 30 मार्क 20-30 मार्क ज़्यादा रहेगा, और नीट में कम से कम 50 से 100 मार्क ज़्यादा रहेगा। फिर आता है बैच रीशफलिंग। तो पहले हो गया तुम्हारा प्री रिक्विजिट, फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हो गए जिसमें 2 क्लासेस पर डे है, फिर तुम्हारे हर 1 महीने में एक कैट एग्ज़ाम होगी, एक आरटी एग्ज़ाम होगी। कैट एग्जामिनेशन महीने भर का सिलेबस कवर करेगी, आरटी आज तक जितना कोर्स कंप्लीट हुआ है वो कवर करेगी। और बाद में आता है रीशफलिंग। नॉर्मली RT1 के बाद 2 महीने बाद पूरी बैच रीशफल होती है। क्यों रीशफल होती है? ओके भाई, क्या होता है कि एक बच्चा सपोज उसका स्कोर कम है और वो होशियार लड़कों के साथ में बैठ गया, तो होता क्या है कि होशियार लड़कों को स्पीड चाहिए, तो फैकल्टी को स्पीड से जाना पड़ता, लेकिन वो बच्चे को समझता नहीं, और वो बच्चे के स्पीड से गए जिसको कम स्कोर मिले, उसके स्पीड से गए तो जो टॉपर बच्चे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते। दोनों को जस्टिस देना है अपने को, सबसे नीचे वाले को भी जस्टिस देना है, सबसे ऊपर वाले को भी जस्टिस देना है। तो फिर क्या होता है, बैचेस रीशफल होती है। सबसे अच्छे स्कोर करने वाले पहली बैच, बाद में दूसरी बैच, बाद में तीसरी बैच, बाद में चौथी बैच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौथी बैच की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके भी नोट्स चेक कर दिया किए जाते, उसके भी सॉल्विंग चेक किए जाते, उसको भी बैच मेंटरशिप रहती। वो अगर 300 में से 40 मार्क ले रहा है तो ये दिखा जाता है कि भाई 50 मार्क कैसे ले। ओके, तो हमारा टॉप रैंकर 270 मार्क ले रहा हूँ, 300 में से 280 मार्क ले रहा हूँ, नीचे वाला बच्चा 30-40 मार्क ले रहा हूँ, भैया 40 मार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन 50 पे जाएंगे। तो प्रॉपरली बैच रीशफल की जाती। नीचे वाले बैचेस को अपने को थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है, ऊपर वाले बैचेस को फास्ट पढ़ाना पड़ता है। तो हो सकता है कभी कभी ऊपर वाले को बैचेस का सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नीचे वाले बैचेस को स्लो पढ़ाना पड़ेगा, उनके स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा, उनके लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने पड़ेंगे। ओके, इसलिए हमेशा बैचेस रीशफल की जाती। इसका पर्पस सिंपल है कि नीचे वाले बच्चे को भी जस्टिस मिले और ऊपर वाले बच्चे को भी जस्टिस मिले। और गलती से नीचे वाला बच्चा ऊपर वाले बैच में चला गया तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि उसको समझेगा ही नहीं, क्योंकि उधर स्पीड बहुत ज़्यादा रही थी। आई थिंक यू गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीशफलिंग नाउ। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। तो सितंबर जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया, 12th तक सिलेबस कंप्लीशन होता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि भैया ICAT में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके इतने सारे सेंटर है, लेकिन 20 सेंटर्स में ही उनके 20% सेंटर्स में ही सिलेबस बराबर वक्त में कंप्लीट होता है। 80% का सिलेबस दिसंबर तक जाता है। लेकिन ICAT का क्यों होता है अक्रॉस ऑल द सेंटर सेम टाइम पे सितंबर में सिलेबस कंप्लीट क्यों होता है? उसका एक रीज़न है, और रीज़न सिंपल है कि डिजिटलाइज क्लासेस है, हर क्लास में कितना लेना है उतना फिक्स है। क्लास के बाद बच्चों ने क्या सॉल्व करना है वो कमांड कैप्सूल में फिक्स है, तो नंबर ऑफ क्लासेस भी फिक्स है। तो एक बार सबका सिलेबस शुरू हो गया तो ख़त्म भी एक ही बार में होना है। तो इसलिए ICAT का सिलेबस, बिकॉज ऑफ द कमांड कैप्सूल, लेक्चर वाइज कमांड कैप्सूल एंड लेक्चर वाइज डिजिटल क्लासेस, ICAT का सिलेबस एक साथ सितंबर एंड में कंप्लीट होगा।
सितंबर एंड के बाद आपको मालूम है, मैंने जैसे पहले डिस्क्राइब किया है, रैंक बूस्टर प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें होगी रिवीजन टेस्ट, बाद में होंगी पार्ट टेस्ट, बाद में होंगी फुल लेंथ टेस्ट, बाद में होंगे रिमीडियल मेजर। भैया ये फुल लेंथ टेस्ट में क्वेश्चन गलत आ रहे हैं तो भैया कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत आ रहे तो उसकी प्रैक्टिस एडिशनल कराई जाए, तो उसको बोलते हैं रिमीडियल मेजर्स। और रिमीडियल मेजर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? भाई मेरे वीकनेसेस स्ट्रेंथन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और कोई भी कॉम्पिटिटर ये चीज़ नहीं कराता। आईकैड के टेस्ट सीरीज़ में ये इनबिल्ट है। अगर आप नीट की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 क्वेश्चन रिमीडियल में आएंगे। जेई में जैसी क्वेश्चन गलत हो जाएंगी, फैकल्टी बिल्कुल क्लासरूम में ही रेमीडियल क्वेश्चंस दे देंगी, भैया ये क्वेश्चन गलत है, इस पे ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा। तो रेमीडियल मेजर्स इज द पार्ट ऑफ द रैंक बूस्टर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं कराती। सो वी आर डूइंग दैट। सो दैट्स वाई रैंक बूस्टर में परफॉर्मेंसेस बच्चों के बढ़ते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द रैंक बूस्टर, कि भैया इट इज़ रिवीजन, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, रेमीडियल मेजर, ये कंप्लीट पैकेज उनका स्कोर बढ़ाता है। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज़ द फाइनल टेस्ट। चलो भाई, पार्ट टेस्ट हो गए, रिवीजन हो गया, रेमीडियल मेजर्स हो गए, ओके। और फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जेई मेन की, नीट की, सीईटी की, एडवांस की, बीट सेट की, सबके टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज मीन्स क्या? भैया जो पिछले साल के जितने टेस्ट पेपर्स हैं, उनके हर टेस्ट पेपर में कौन कौन से लेवल के कितने क्वेश्चन आए हैं, ये तो ऑलरेडी डिकोड कर चुका है आईकैड, और उसी हिसाब से पूरी स्टैंडर्डाइज टेस्ट आईकैड का R&D डिपार्टमेंट बनाता है। तो भैया इतने लेवल के इतने क्वेश्चन आते, इतने लेवल के इतने क्वेश्चन आते, ये सब बनता है। कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर देने पड़ते, कभी मीडियम क्वेश्चन पेपर देने पड़ते डिफ़िकल्टी लेवल के, कभी लो। ये सब आईकैड के टेस्ट क्रिएशन ऐप में आराम से बनता है, क्योंकि आईकैड इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसने पूरा लेवल वाइज डिकोडिंग किया हुआ है। इसलिए उसको पुराने पेपर का ट्रेंड भी मालूम है, नए पेपर का ट्रेंड क्या आने वाला वो भी मालूम है। उसके ऊपर पूरे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आईकैड का ही R&D डिपार्टमेंट बनाता है, ओके। सो ये फाइनल टेस्ट होने के बाद बच्चा टेस्ट देता है, और टेस्ट देने के बाद स्कोर आता है। अब स्कोर आने के बाद एडमिशन कहाँ लेना, IIT लेना, NIT में लेना, कि IIIT में लेना, कि एम्स में लेना, कि GMCs में लेना, तो कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन से ब्रांच को स्कोप आ रहा है। तो इसका एक एडमिशन काउंसलिंग सेशन आखिरी में होता है, राइट, जिसको इंजीनियरिंग बोलेंगे जोसा काउंसलिंग, और CET काउंसलिंग, और नीट का काउंसलिंग स्टेट रैंकिंग के बाद अलग से लिया जाएगा। तो ये पूरा काउंसलिंग सेशंस, एक्सपर्ट्स आते हैं, वो काउंसलिंग सेशन लेते हैं, ओके, एंड दे गाइड द स्टूडेंट्स कि अभी होने का कहाँ एडमिशन लेना, ओके। तो यहाँ तक पूरा, यहाँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्री रिक्विजिट से स्टार्ट करते हैं अपन, फिर कहीं ना कहीं बैच रिशफल करते हैं RT1 के बाद। हर महीने में कैट और RT टेस्ट करते हैं। जनवरी में पूरा 11 तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सितंबर में पूरा 12 तक का पूरा सिलेबस जेई नीट का पूरा कंप्लीट हो जाता है। बाद में बराबर रैंक बूस्टर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। बाद में फाइनल एग्जामिनेशन होती है, और फाइनल एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन काउंसलिंग होती है। ये एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पैटर्न आईकैड का है, ठीक है। अब क्या है कि डेली क्या करता है, हर बच्चा डेली जिस हिसाब से पढ़ाई करता है ना, वो डिटरमाइन करता है बच्चा IIT क्वालिफाई करेगा कि नहीं, एम्स क्वालिफाई करेगा कि नहीं, और कौन से कॉलेज में जाएगा, कितना स्कोर लाएगा। तो नॉर्मली आईकैड में 3 घंटे की क्लासेस है। आपको मालूम है 2 क्लासेस होते हैं, 1.5 घंटे का एक क्लास होता है। नेक्स्ट 1 घंटा मिनिमम डाउट क्लियरिंग है। एडिशनल चाहिए तो उसकी भी फैसिलिटी करा दी जा सकती है। फिर बच्चे को ये 3 घंटे प्लस 1 घंटे हो गए, उसके क्लासेस हो गए, डाउट क्लियरेंस हो गए।
बच्चे को कम से कम करंट टॉपिक जो चल रहा है उसमें कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। उसमें से 2 घंटे पढ़ाई अकेडमी ही होंगे। अकेडमी बच्चे पूरे लेवल 1, 2, 3, 4 जो आज का टॉपिक हो गया या कल का टॉपिक हो गया उस पर सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद लास्टली बच्चे ने कम से कम 2 से 3 घंटा रिवीजन करना चाहिए। यानी बच्चे ने, अगर मैं देखूं तो बच्चे ने रोज़ 6 से 9 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें से 2 घंटे पढ़ाई अकेडमी होगी। तो घर में कितने रहेंगी? 4 से 7 घंटा पढ़ाई, जिसमें अगेन करंट टॉपिक से 4 से 6 घंटा पढ़ाई और रिवीजन पे 2 से 3 घंटा। यानी रोज करंट टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, रोज रिवीजन कर रहा है, रोज करंट टॉपिक पढ़ाई कर रहा है, रोज रिवीजन कर रहा है। करंट टॉपिक पे टेस्ट आ गए तो कैट दे रहा है, रिवीजन पे टेस्ट आ गए तो आरटी दे रहा है। दिस इज द आइडियल शेड्यूल ऑफ आईकेडियन एंड वेयर एग्जैक्टली वी आर हेल्पिंग देम आउट। 3 घंटे क्लास, 1 घंटा डाउट क्लियर है, 2 घंटा कम से कम आईकेड के प्रीमाइसेस में सॉल्विंग। और नॉर्मली कोई भी सॉल्विंग कोई नहीं कराता। कौन हेडेक पालेंगे? इतने इन्विजिलेटर्स रिक्रूट करो पूरा, फिर उससे अच्छा तो एक और बैच शुरू कर दो। तो नॉर्मली कोई नहीं कराता। और हम भी जो सिंसियर बच्चे उनका ही सॉल्विंग कराते हैं। तो इसलिए सॉल्विंग की प्रैक्टिस पहले आपके सेंटर मैनेजर से क्लियर होंगी कि अपने यहाँ सॉल्विंग की प्रैक्टिस क्या है, और उसके बाद ही उस हिसाब से काउंसलिंग करना। क्योंकि फालतू बच्चे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, गलती से वो अगर आके बैठ गए और उन्होंने मस्ती करना शुरू कर दिया तो पूरा सॉल्विंग का पर्पज़ ही बेकार होता है। इसलिए सिर्फ सिंसियर बच्चों की ही सॉल्विंग किया जाता है। और एक अच्छी बात है कि आईकेड में मेजॉरिटी सिंसियर बच्चे रहते हैं। क्लास स्ट्रक्चर मंडे टू सैटरडे 6 days a week, 3 hours पर डे, 1.5 घंटे का एक क्लास। डेली सेशन 1.5 घंटे के एक क्लास, 2 लेक्चर्स ऑफ 90 minutes ईच, सॉल्विंग फॉर 2 hours, डाउट क्लियरेंस फॉर 1 hour। ओके, सो आई थिंक डेली शेड्यूल इज क्लियर विथ यू। आईकेड में क्या होता है और घर में क्या करना है और टोटल कितनी पढ़ाई करनी है बच्चे ने। ओके, सो नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे को एक बार फ़ोन आया कि सर वो आपकी जो स्पेशल बैच है उसमें बच्चे को एडमिशन दिलाओ। मैं बोला 2 दिन आके बैठा दे आपके बच्चे को। मुझे मालूम था उस स्पेशल बैच में बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा। अब पेरेंट को लगता है कभी कभी कि मेरे बच्चे ने स्पेशल बैच बैठना चाहिए, तो मतलब आके बैठाओ 2 दिन बच्चे को, तो अगर वो एकोमोडेट कर लिया तो अपन कर लेंगे। अब 100% मालूम था वो एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, लेकिन 1-2 दिन आ गया, बच्चे ने ही बोल दिया सर वो मेरे को नहीं जमता वहाँ। क्यों नहीं जमता? अरे भाई स्पेशल बैच के बच्चे ऑल इंडिया के टॉप रैंकर से, वो जो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते, उन्होंने पाथफाइंडर सॉल्व कर रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड सॉल्व कर रहे हैं, कि आईकेड के जो लेवल 2, 12 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 11 के सॉल्व कर रहे हैं, 10 के सॉल्व कर रहे हैं, इनको उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं जमता। ऐसा नहीं सबको नहीं जमता, सब तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन बाद में जो अपना फाइट मार के आगे जाता है वो पहुंच जाता है लेवल 9, लेवल 10, लेवल 11 तक। तो उनकी वो स्पेशल बैच बनती है, भैया ये तो ऊपर आ गए हैं तो इनको और ज़्यादा चैलेंजेस दो। ओके, इसलिए स्पेशल बैच बनाई जाती। भैया तू नीचे रह गया तो चारों को चैलेंजेस कैसे देंगे? इसलिए पहले उनको जैसे रीशफलिंग कर दिया, उनकी स्पेशल बैच बना दी और उनको ज़्यादा चैलेंजेस देना शुरू कर दिया है। ओके, क्योंकि बाकी लोगों को उसमें इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि तुम वो लेवल पे पहुँचे ही नहीं हो। तुम फाइट मार के वो लेवल पे पहुँचोगे तो तुमको भी दे देंगे चैलेंजेस। दूसरा, रीशफलिंग मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या होता है रीशफलिंग और क्यों करते हैं। स्पेशल कंटेंट क्या है टॉपर्स को, तो मैं सिंपल बोल दूं कि आपके लेवल्स जो है नॉर्मल बच्चा लेवल 1 टू लेवल 5 या 6 तक पहुंचेगा, लेकिन जो टॉपर बच्चा है वो नॉर्मली लेवल 7 टू लेवल 12 तक जाएगा। तो भैया उसके लिए उस हिसाब से स्पेशल कंटेंट बनाया जाता है और दिया जाता है। लेवल 1 to 9 तो सबको ही दिया जाता है, लेकिन जो टॉपर बच्चा है उनको और भूख है तो भैया तू 12 तक जा।
यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड तक कर ले। एंड हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉपर्स एट एवरी सेंटर? सीनियर फैकल्टी, जिनको लेवल 11 लेवल 12 तक क्वेश्चन जमते हैं, जो उसके डाउट क्लियर कर सकते हैं और जो गाइड कर सकते हैं। So all across all the 11 centers we are having the well trained senior faculty और उनको compulsorily level 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े हैं। Okay, so these are the people who are taking care of these people. I think situation is clear now. क्या लेवल्स होती है, रीशफलिंग क्या होती है, टॉपर्स क्या होते हैं, टॉपर्स कौन से लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनको कौन सी फैकल्टी गाइड करती है। ओके, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप देखोगे कि सीबीएसई हो या स्टेट हो, हर साल 10th में है, जैसे इस साल सीबीएसई 10th का नेशनल टॉपर अपना है जिसने 100% लिया है, शकम्बरी ने। और स्टेट बोर्ड में 100% लेके शरण्या जाम्बुरकर ये फर्स्ट आई है स्टेट में। दोनों ने 100% लिया। 12th में भी यही होता है कि सीबीएसई के टॉपर भी नॉर्मली अपने रहते हैं, स्टेट के भी टॉपर अपने रहते हैं। तो कैसे रहते हैं भाई? पढ़ाई तो उनकी ये लेवल पे हो गई है, बोर्ड की पढ़ाई तो ये लेवल पे है। उनको सिर्फ इतना देखना होता है, भैया ये क्वेश्चन है, क्या पॉइंट्स लिखने, बस दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं करना है, बस ऐसा क्वेश्चन पलटाते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पॉइंट लिखने, उतने पॉइंट लिख के आ जाते। तो फिर अनुज काकड़े को पूछा जिसने 95% लिए थे बोर्ड में, तो बोला भाई कैसे? सर बोले कुछ नहीं, बोले पन्ने पलटा है पन्ने। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो लेवल पे हो चुका है यार। इंग्लिश उनके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उसको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। या इधर फिशरीज तो बहुत ही सिंपल है बायोलॉजी के लिए, अगर नीट का बोला। सो द थिंग इज, एक थोड़ा अपना बाकी सब बच्चों के लिए भी हम सिंपल एक करते हैं कि भैया स्टेप 1 प्रॉब्लम, ये बोर्ड के प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मली। अपन जो स्टेप 1 to स्टेप 6 करते हैं ना, स्टेप 1 के प्रॉब्लम या तो लेवल 1 to 3 होंगे या तो बोर्ड के होंगे। एक पीएसबी प्रोग्राम होता है जिसमें सितंबर टू नवंबर, जो 12th में, इसमें बोर्ड के असाइनमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चे असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट करते हैं। ये दूसरा पार्ट होता है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। एक मॉडरेटर सेशन होता है नवंबर में जो 12 बच्चों के लिए होता है, ये तीसरा पार्ट हो गया। और लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फुल बोर्ड टेस्ट सीरीज होती है जनवरी में। जैसी जेईई मेन कंप्लीट हो गया, फुल बोर्ड टेस्ट सीरीज होती है। और इतना अगर बच्चे ने कर लिया तो वो बच्चा, जो बच्चा जिसको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट को मिलना है, उसको 50% क्रॉस करना है, तो नॉर्मली 60-70% क्रॉस कर लेता है। जिसको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे कॉलेजेस में जाना है तो उनको 75% क्रॉस करना है, तो वो नॉर्मली 85-90% क्रॉस कर लेता है। सो दिस इज़ हाउ what exactly what board preparation is integral part of the ICAT system, जिसमें स्टेप 1 प्रॉब्लम कराए जाते हैं, जिसमें असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जिसमें बोर्ड के मॉडरेटर से सेशन हो रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं। सो इट इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर देम टू गेट द बोर्ड परसेंटेज। सो दिस इज़ द जर्नी जिसमें बोर्ड भी कवर हो गया। अब कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स है। देखो, एक बैडमिंटन प्लेयर है, आप वो बैडमिंटन प्लेयर को देख के बोल सकते हो कि भैया ये बंदा कोचिंग लिया कि नहीं लिया। जिस हिसाब से वो प्लेसमेंट करता है, जिस हिसाब से वो सर्विस करता है, जिस हिसाब से वो शॉट्स मारता है, उस हिसाब से आप बोल सकते हो भैया ये इसने कोचिंग लिया है। और जो अपने गली में अपने बैडमिंटन खेलते हुए दिखते हैं तो आपको समझ में आता है ये बच्चे ने कोचिंग नहीं लिया, ये बच्चे ने कोचिंग लिया। क्योंकि कोचिंग में टेक्निक सिखाई जाती है। वो क्रिकेट की कोचिंग हो, वो बैडमिंटन की कोचिंग हो, वो टेनिस की कोचिंग हो, किसकी भी स्पोर्ट्स की कोचिंग हो, और वैसे ही पढ़ाई में भी टेक्निक्स होती है। हाउ टू स्टडी करंट टॉपिक, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग, एग्जामिनेशन टेक्निक, हाउ टू अचीव 100% एक्यूरेसी सॉल्विंग टेक्निक, एंड लास्टली व्हाट इज द एग्जामिनेशन टेक्निक। ऐसे पूरे 6 टेक्निक्स होती हैं।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स के तरफ ध्यान ही नहीं देता, उनको मालूम ही नहीं टेक्निक, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड ICAD को पहले दिन से बच्चों को टेक्निक सिखाई जाती। सॉल्विंग में सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रहा है तो एक्यूरेसी टेक्निक सिखाई जाएंगी, सॉल्विंग टेक्निक सिखाई जाएंगी। एग्जामिनेशन में गड़बड़ कर रहा है, भैया मेरे को 200 मार्क आता, मैं 150 मार्क लेकर आया, तो उसको एग्जामिनेशन टेक्निक सिखाई जाएंगी, प्रॉपरली उसके साथ ट्यून किया जाएगा। ओके, क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, भैया प्री रीडिंग की टेक्निक सीख ले, प्री रीडिंग करना, क्लास में नोट्स प्रॉपरली लेना, पोस्ट रीडिंग लेना, बाद में प्रैक्टिस करना, हाउ टू स्टडी करंट टॉपिक सिखाई जाएंगी। तो ये टेक्निक पहले दिन से ICAD में सिखाई जाती है, पूरे फैकल्टी को मालूम है, पूरे स्टूडेंट्स के गले में उतारी जाती है और टेक्निक के साथ ही काम होता है। इसलिए जब ICADian 2 साल बाद निकलता है ना बाहर, तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि भैया बैडमिंटन कौन कोचिंग लिया कौन नहीं कोचिंग लिया, ऐसा समझ में आ जाता है। वैसे 2 बच्चों को बैठा दो, एक ICAD का रख दो, एक ICAD के बाहर का रख दो, कि भाई दूसरा बच्चा ही है, ये ICAD में पढ़ा हुआ नहीं है। दोनों के शार्पनेस में आपको दिख जाएगा कि भैया ये ICAD का बच्चा है और उसने प्रॉपर टेक्निक से पढ़ा हुआ है। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस ICAD इज क्रिएटिंग इन द सोसाइटी। So study techniques, this is the differentiating factors of ours, and none of the institution is following this. Coming down to the solving check, भाई पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। हाँ, क्या सारंग कैसा रहा स्कोर? अगर ऐसा बोलेंगे, नाम मालूम है मेरे को स्टूडेंट का, लेकिन उसका मतलब क्या है? सिर्फ नाम मालूम होने से क्या होता है? अच्छा पढ़े कर बेटा, इसको पर्सनल अटेंशन बोलेंगे क्या? भाई पर्सनल अटेंशन भाई कॉपी ला तेरी, अनचेक करेंगे। बच्चों को एकदम डर बैठ जाएगा, भैया मेरी कॉपी चेक होती है, वो नोट्स बराबर लिखेंगे, वो सॉल्विंग बराबर करेंगे। पहले जब हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं की थी, जब हम बच्चों के नोट्स देखते थे तो देखने की इच्छा नहीं होती थी, और आज जब हम नोट्स देखते तो नोट्स प्रॉपरली लिखे हुए, सॉल्विंग प्रॉपरली की हुई है। क्यों? क्योंकि नोट्स एंड सॉल्विंग सिस्टम, चेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई है और हर बच्चे की जाती है। हर 60 बच्चों के पीछे एक बैच मेंटर रहता है या क्लास टीचर बोलो आप, जो बच्चों के परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर करता है और बच्चों को रेगुलरली गाइड करता है कि भाई तेरे निगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, तेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक पड़ रहा है, इस पर ज़रा संभाल ले, तेरा दिमाग है वो एक्चुअली ज़्यादा स्कोर ले सकता, तो एग्ज़ाम में कम स्कोर लेता है क्योंकि एग्ज़ाम में टेक्निक प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। तेरे पास टाइम बहुत है लेकिन तू क्रॉस चेक नहीं करता, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तू थोड़ा रेगुलर रहे, एब्सेंट ज़्यादा रहता है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जो बैच मेंटर उनको गाइड करता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर विथ ICAD एंड नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज हैविंग दैट। ओके, पेरेंट टीचर मीटिंग जिसको हम ग्रुप काउंसलिंग बोलते हैं, राइट, ये रेगुलर फॉर्मेट है। हर 4 महीने में बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाता है और उनको गाइड किया जाता है। यह सब चीज़ें पर्सनलाइज्ड है। कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन इसमें पढ़ता ही नहीं पर्सनलाइज के चक्कर में। अरे कौन पढ़ेगा यार, उधर सारे 400 बच्चे, 600 बच्चे, 1000 बच्चे, 5000 बच्चे हर सेंटर पे, तो कौन इतना ध्यान देने वाला है? ICAD देता है। ओके, एंड दैट इज द USP, बुटीक ऑर्गेनाइजेशन है अपन। इसके बाद एडमिशन काउंसलिंग, JEE, ओलंपियाड, नीट, बिटसेट, इनके एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग, जोसा, CET, IIT, मेडिकल, ये सब एडमिशन के काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट बुलाना और उनसे गाइडेंस देना। यहाँ पे अपनी पूरी स्टूडेंट जर्नी प्री रिक्विजिट से शुरू होती है और एडमिशन काउंसलिंग में ख़त्म होती। फेलिसिटेशन करते, प्रॉपर फेयरवेल करते, ओके, एंड नई बैच को वेलकम करते हैं। कम्युनिकेशन टू पेरेंट कैसा होगा? स्टूडेंट कैसे होगा? बहुत सुंदर सिस्टम डेवलप कर दिया ICAD में। अक्रॉस ऑल द सेंटर बच्चों की टेस्ट होती, बबल शीट फिल होती, बबल शीट फिल होके अक्रॉस ऑल द सेंटर्स, वो पहले कुरियर होती थी नागपुर में, अभी नहीं होती, वो वही स्कैन होती, वही सॉफ्टवेयर में अपलोड होती। जैसे ही सॉफ्टवेयर में वो अपलोड हो गई, ओके, स्कोर अपने आप आ जाता। वो स्कोर सबको दिखता, जैसे बच्चों को दिखता कि भैया उसने कितना स्कोर लिया, कितने निगेटिव्स किए, कौन सा सब्जेक्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखेगा, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है।
ओके और पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बच्चे को दिखता, उसके पेरेंट को भी दिखता, सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसके फैकल्टी को भी दिखता, बैच मेंटर को, हमको भी दिखता कि ये पर्टिकुलर सेंटर में कितने बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने बच्चे नहीं हो रहे हैं, राइट, टारगेट्स प्रॉपरली अचीव हो रहे कि नहीं। एक सिर्फ रिजल्ट अपलोड होता है और ये पूरा जो अपने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इससे पूरे सबको मालूम पड़ जाता है कहाँ क्या हुआ है। तो दिस इज द फंटास्टिक सिस्टम ऑफ iCAD। हजारों लड़कों का एक दिन टेस्ट होता है तो तीसरे दिन सब बच्चों के और पेरेंट्स के मोबाइल पे रिजल्ट्स आ जाते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो ये iCAD के ऑनलाइन ऐप जो है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, इसमें अपडेट अपने आप हो जाता है। एंड नाउ गाइस, ये सेशन के बाद जो स्टूडेंट जर्नी का अभी का सेशन है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ एडिशनल लर्निंग। शायद मैंने जितना बताया उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसमें अभी काम आता है आपका प्रोएक्टिवनेस कि आप और कितना सीखना चाहते हो। क्यों? सीखने के लिए iCAD के ब्रोशर्स हैं, 10 बार पढ़ लो उसको, राइट। सेशंस होते हैं एकेडमिक पीपल के, जो भी प्री ओरिएंटेशन सेशन होंगे, ये होंगे, तो प्रॉपरली वहाँ बैठो, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाओ, ओके। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो भैया क्वेश्चन पूछो उनको, 10 क्वेश्चन पूछो, वी आर रेडी टू आंसर देम। लेकिन हर कुछ स्पून फीड नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू बी द वेरी बेस्ट सेल्समैन तो ये तो आपको करना ही करना है, इसके ऊपर एग्जाम देना ही देना है, प्लस और नई नई इन्फॉर्मेशन क्या होती, कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन क्या होती, अपने इंस्टीट्यूशन की क्या इन्फॉर्मेशन मिलती, कैसा अपना इंस्टीट्यूशन बाकी लोगों से सुपेरियर है, एक्चुअली है। तो पूरा पहले इन डेप्थ समझना तो इजी हो जाएगा आपको काउंसलिंग करने के लिए। 10 चीज़ें बतानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक चीज़ बता दूंगा, सर पर्सनल अटेंशन कसं देणार, तो सिंपल अपन आंसर बता पाएंगे। मैम कौन सी इंस्टीट्यूशन में नोट्स एंड सॉल्विंग चेक होता है, कौन से इंस्टीट्यूशन में बैच मेंटर है, कौन से इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी आपको हर 3-4 महीने में पेरेंट को मिल रही है, हर महीने में स्टूडेंट को मिल रही है, कौन सी इंस्टीट्यूशन में होता है, iCAD में होता ना, तो उसी को तो पर्सनल अटेंशन बोलते हैं, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड iCAD कम्प्लीटली इन एंड आउट। और वो अगर इन एंड आउट या करने की आदत डालोगे तो तुम बोलोगे कि यस यू आर बेटर इक्विप्ड एज सच। सो बहुत सारे स्कोप है आपको, यू जस्ट गो थ्रू इट, right, and improve your knowledge. So that's all from me now. Thank you guys, thank you very much.